कार सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का विज्ञान का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो आप कृपया मेरे वीडियो पर बने रहें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। और यह वीडियो जो सो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दो गुण है, पहला ये बंद वक्र होते हैं और दूसरा है ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। प्रश्न दूसरा, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण खींचेंगे। अवतल दर्पण में ये मेरा P है, ये मेरा M और N है, ठीक है। ये जो यहाँ वस्तु है, वस्तु से यानी जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद यह जो है मुख्य अक्ष की ओर चली जाती है। तो इस प्रकार से ये मेरा फिगर है। तीसरा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, Al2O3 तथा जिंक ऑक्साइड, ये जो सो उभयधर्मी ऑक्साइड है। प्रश्न 4, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। देखेंगे, आधुनिक आवर्त नियम जो है, आधुनिक आवर्त नियम मोस्ले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 18 समूह होते हैं। प्रश्न 5 देखिए, पित्त का क्या कार्य है। देखिए बच्चों, पित्त जो है वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में बहुत भूमिका निभाता है। तो कहता है पित्त का कार्य वसा का पैसीकरण करना, लैपेज एंजाइम को सक्रिय करना, ये जो है पित्त रस का कार्य होता है। प्रश्न 6, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। कहता है कि जब कोई जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीव को खाकर जीवित रहता है तब उनका ऐसा संबंध आहार श्रृंखला कहता है। यानी कि एक जीव दूसरे जीव से क्या होते हैं, संबंध रखते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसी को हम श्रृंखला कहते हैं, यानी आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास, हिरन, बाघ, और फिर घास है, कीट है, मेढक है, सांप है। देखते हैं इसमें आहार श्रृंखला में हर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रश्न 7, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियां को लिखें। तो हाइड्रा में जो देखते हैं इसमें मुकुलन होता है और राइजोपोस में क्या होता है, बीजाणु गठन होता है। ये जो सो मतलब कि जनन की 2 विधियां हैं। प्रश्न 8 कहता है कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दोष का क्या कारण है, इसका दूर करने का उपाय देखते हैं। कहते हैं वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर को नहीं देख सकता है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कहता है इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है। और अगर इस नेत्र का संशोधन अगर करते हैं तो इस दोष को दूर करने के अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है, जो दूर रखी वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर दे ताकि किरणें रेटिना के पहले मिलने की वजह रेटिना पर बनने लगता है। प्रश्न 9 कहता है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं यू जो सो -27 सेंटीमीटर, यू हमेशा माइनस में रहती है। एच डैश जो सो 7 सेंटीमीटर है और एफ मेरा कितना -18 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखिए V बराबर व्हाट, तो दर्पण सूत्र से लेते हैं, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र हुआ। अब 1/v का मान कुछ नहीं है, अब प्लस का प्लस है, 1 का 1 और u का मान -27 बिठा दिए बराबर 1/-18। अब क्या करते हैं, 1/v देखिए प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया और फिर क्या है बराबर 1/18। अब या 1/v बराबर 1/-18 प्लस 1/-27। अब इसमें क्या करते देखिए, 18 और 27 का जो हम लेते हैं एलसीएम तो 54 आता है और 18 को जो इसे देते हैं -3 और 2 आया, यानी कि -1/54 आया।
इसलिए v बराबर मेरा कितना है 54 सेंटीमीटर। आवर्धन निकाल लेते हैं तो -v बटा u, यानी कि 5u और -27, तो माइनस प्लस हो गया और 27 को हम काट दिए जब कितना हो गया -2 आ गया। अब पुनः हम m निकाल देते हैं तो m का होता है h डैश, यानी h डैश बटा h1। अब इसको जब आवर्धन का मेरा मान 2 दे दिया है, उसके बाद देखेंगे h2 बटा कितना 7। अब h2 का मान जब निकालें तो कितना 14 सेंटीमीटर। और प्रकृति इसका जो वास्तविक उल्टा है और आकार जो वस्तु से बड़ा है। ठीक है, प्रश्न आगे देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे? उदाहरण के द्वारा समझावें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, इसीलिए इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया का कहीं अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो H2 + O2 जब अभिक्रिया करता है तो H2O बनाता है। लेकिन अगर वियोजन की बात करें तो H2O को जब अभिक्रिया करता है विद्युत अपघटन से तो H2O + O2 बनाता है। यानी कि संयोजन वियोजन में इस प्रकार हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न देखिए 11, मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी और उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से दूर किया गया है? तो मेंडलीव का कहना है कि आवर्त सारणी की विसंगतियां हैं। पहला है हाइड्रोजन की सही स्थान नहीं दिया गया, यानी कि मेंडलीव ने इसको सही स्थान नहीं दिया गया। देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दूसरा है कि समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो सका। और आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें निम्न प्रकार से रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त एवं प्रथम समूह में रखा गया। दूसरा है कि तत्वों के परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, जिसे तत्व के समस्थानिक को तत्व के साथ उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया। तो इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां और उसका दूर करने का तरीका हुआ। प्रश्न देखते हैं 12, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण था? तो कहता है कार्बन परमाणु परस्पर संयोग करके लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं और कार्बन के इस गुण को ही श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 13 देखते हैं। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? देखिए दोहरा परिसंचरण यानी कि मानव का हृदय में कहता है कि 2 बार गुजरना पड़ता है। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब कहता है कि शिराओं के शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त जब हृदय में लाया जाता है तो हृदय से उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है। और फुफ्फुस में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाते हैं और ऑक्सीजन क्या करता है रक्त में आ जाती है। और इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। और इस प्रकार से दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। प्रश्न 14 देखते हैं कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं? सेक्शन सी है, देखेंगे। तो ऊर्जा का स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से कर सकते हैं। इसमें प्रमुख है सौर पैनल बनाने में। सौर पैनल और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित कर देते हैं। सौर पैनल बहुत सारी सौर सेलों का समूह होता है। सौर पैनल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली उत्पन्न करती है। इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। सौर पैनल के सौर सेलों में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल का रखरखाव सस्ता होता है, इसलिए आजकल सौर पैनल का उपयोग बहुत मात्रा में करके और बिजली उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा सौर कुकर के रूप में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा जो स्रोत है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे हम बहुत सारा काम ले सकते हैं। प्रश्न देखिए 15 कहता है कि किसी चालक किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह कहता है किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर करता है। जैसे चालक की लंबाई हो गया, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, उसके पदार्थ की प्रकृति हो गया, तो इस पर निर्भर करता है। प्रश्न दूसरा कहता है कि प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम हो और 1 ओम हो? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। तो 1/RP बराबर 1/2 1/3। जब इसको हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो 6/6 आता है। यानी जब इसको काटते हैं तो 1 आता है। ठीक है, 1 ओम, यानी कि 1 ओम मेरा ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं
तो श्रेणी क्रम का सूत्र R1 R2 प्लस R3, और 2 ओम 3 ओम 6 ओम को जोड़ते हैं तो 11 ओम आ जाता है। तो इस प्रकार ये मेरा क्या हुआ, साबित हो गया। आगे प्रश्न देखते हैं 16, डायनेमो क्या है, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और प्रतिवर्ती धारा डायनेमो की बनावट का वर्णन करना है। तो देखेंगे ये सबसे पहले कहता है प्रतिवर्ती धारा जनित डायनेमो एक विद्युत उपकरण है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। यानी कि डायनेमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जिसके कारण जो सो क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। अब इसका सिद्धांत है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यह जो है सो विद्युत सिद्धांत पर काम करता है। अब बनावट को अगर देखेंगे तो कहता है कि ABCD एक तो क्या है, कुंडली है। अब ABC कुंडली आयताकार कुंडली है जो स्थायी चुंबक के से घूर्णी लगाया जाता है। लगाने के बाद इसमें क्या है, वलय दो है, R1 R2 दो वलय हैं, और दोनों ध्रुवों के साथ क्या करता है, इसको जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद क्या होता है, P1 B2 को ब्रश लगा देते हैं, और दोनों वलय में R1 R2 को भीतर धुरी से जोड़ देते हैं, और दोनों को बाहरी में से क्या कहता है, एक तो गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं ताकि इसमें कितना धारा जो प्रवाहित हो रहा है इससे पता चले। क्रियाविधि, जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है, जिसके कारण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और जब कुंडली AB का भाग ऊपर की ओर, CD भाग नीचे की ओर कार्य करता है तो ABCD की दिशा में प्रवाहित होती है, और जब DC AB में रहता है तो DCBA की दिशा में प्रवाहित होती है। अर्थात प्रत्येक आधे चक्कर के बाद दिशा बदलती रहती है। इस प्रकार से जो डायनेमो काम करना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न देखें 17, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बच्चों, कहता है कि संतुलित करना N2 प्लस H2 से क्या होता है, NH3 बनता है। तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, तो देखेंगे N2 प्लस 3H2 और 2NH3, यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। अगर N यहाँ 2 है तो यहाँ भी मेरा N2 है। इस प्रकार से मेरा ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं B, Fe प्लस H2 से Fe3O4 प्लस H2 बनता है। और इसका देखिए संतुलित है कि Fe में हम क्या किए, देखते हैं यहाँ जब Fe3 है तो यहाँ भी हम 3 लगा दिए। H यानी H2O जो सो, जब H2O मेरा सिंगल है तो यहाँ भी मेरा सिंगल है, लेकिन क्या है कि Fe3 4 प्लस H2O, यानी कि यहाँ जब कुछ नहीं था तो हमने 4 लगाया तो 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ भी हमने क्या किया, 4 लगाया। तो इस प्रकार से मेरा ये संतुलित हो गया। आगे देखते हैं NaCl और AgNO3 जब अभिक्रिया करता है तो Ag सिल्वर यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 बनता है। अब इसको हम क्या करते हैं कि NaCl सोडियम, और जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके AgCl और NaNO3 बनता है, यानी कि खुद संतुलित है। दूसरा चलते हैं Mg प्लस HCl जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 बनता है। अब यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ जो सो Cl 2 मेरा है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ 2 है, यानी इस तरह से क्या हुआ, बराबर हो गया, और ये मेरा संतुलित हो गया। आगे मनुष्य के लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखेंगे तो मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र जो सो आपको बना लेना होगा। और यहाँ मुंह है, ग्रसिका है, डायफ्रामा है, पित्ताशय है, भंडारण है, पित्तरस है, अग्नाशय है, अकृत है, अमाशय है, क्षुद्रांत है, बृहदांत है, और गुदा द्वार है, और परिशिष्टिका है। इस प्रकार से आपको दर्शा लेना है, ताकि अगर परीक्षा में कहीं फिगर दिया रहे तो दर्शाने आ जाए तो आप दर्शा सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा में से 1 नंबर दे के दिखा दे, हो सकता है ऐसे 2 नंबर दे करके दिखा दे, और नाम लिखने रहे कि 2 नंबर में क्या है, इसको लुप्त कर दे। तो इस प्रकार से आप मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र जैसा आप बना सकते हैं। प्रश्न अंतिम देखिए, मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाएं। देखेंगे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रति होता है। हम अच्छी प्रकार जानते हैं कि माता पिता का जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं की संख्या 22 जोड़े होते हैं, लेकिन एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो हमेशा पूर्ण जोड़े नहीं होते हैं, वे स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा X कहलाते हैं। लेकिन कहता है कि पुरुष नर यानी कि पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिससे
एक गुणसूत्र समान आकार X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। यानी लड़कियां में XX, लड़का में XY गुणसूत्र होता है। अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। और इस प्रकार सभी स्त्री युग्मक एक समान होते हैं और सभी X परंतु नर युग्मक दो प्रकार के होते हैं, X और Y। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो बच्चा लड़की होता है, लेकिन यदि Y गुणसूत्र शुक्राणु निषेचित करता है तो बच्चा लड़का होता है। तो इस प्रकार से जो है हम बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे और जितना हो सके आप शेयर करें और मेरा चैनल जो है सो आप सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,